चलो नेक्स्ट आओ। अब हम लोग देखो लास्ट क्लास जो जहां पे इसको स्टॉप किए थे, नॉर्मली डिस्कशन तो कर ही चुके हैं। अब अपने आ जाते हैं सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग में हम लोग समझे थे देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, वन इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज अ डबल एंट्री सिस्टम। तुमको सिंगल एंट्री सिस्टम एनवायरनमेंट में फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो पूछेगा। एग्जाम में टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम लोग का तीन तरीके से बनेगा। एक सिंगल एंट्री एनवायरनमेंट में बनेगा, दैट इज अ टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। सिंगल एंट्री नॉन ट्रेडिंग का बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। सिंगल एंट्री नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर का बनेगा, मतलब सॉरी फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का बनेगा। तो फाइनल अकाउंट तीन पार्ट है, और फाइनल अकाउंट तीनों मिला के ना तुमको अराउंड मान के चल 25 to 30 मार्क्स का कवरेज देता है। अगर एग्जाम तुम लोगों को पास होना है ना, तो तुम लोग बहुत बार ना प्लान्ड होके भी पास हो सकता है। पास होना इज नॉट टफ, अच्छा मार्क्स लाने में प्रॉब्लम है। तो अगर तुम लोग प्लान्ड होके भी जाने, जैसे हम तुमको बताया 25 से 30 नंबर तो फाइनल अकाउंट से पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछेगा। और तेरा एक जो 20 मार्क्स का कंपलसरी है उसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकता है। तो तुम खाली ये देखना 25 और 20, 25 से 30 पूछता है तो मिनिमम ही ले 25 या 20 ले लो। चलो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिंगल एंट्री एनटीओ से एक सम पूछेगा 15 नंबर का, और एक तेरा फाइनल अकाउंट पूछेगा 15 नंबर का या 20 नंबर का, तो तेरा यहीं पे 30 नंबर हो जाता है। तो अपने 20 ही मानते हैं, और पहला सम भी, पहला क्वेश्चन 20 नंबर, 40 तो ऐसे ही हो रहा है तेरा, खाली इतना सा करते। तो पास होना टफ नहीं है, अच्छा मार्क 80 प्लस क्रॉस करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आओ। सिंगल एंट्री में मेरे को एक चीज बता, तुम बता उसी, ये मेरे को बता, सिंगल एंट्री में कोई अकाउंट्स बनते हैं क्या? अकाउंट्स हर जगह बनता है। अकाउंट्स मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब होता है। तो हिसाब किताब रखते हैं तो कोई स्पेसिफिक नाम से रखते हैं, उसको अकाउंट बोला जाता है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट बनते हैं। अब अपने आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे अकाउंट, क्या क्या, रियल पर्सनल नॉमिनल। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में स्पेसिफिकली मूव कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम, देखो ये चीज ध्यान रखना, हम लोग पूरा अकाउंट जो समझने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम में समझने वाले हैं। तो अब स्पेसिफिकली इसी का बेसिक डिस्कस कर रहे हैं जो आता होगा सबको। ठीक है, तो एक बार उसको बस अपने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया, इसको थोड़ा डिस्कस करके मूवमेंट कर। तो डबल एंट्री सिस्टम में जब अपने जाएंगे ना, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको इंफॉर्मेशन को लिखना है, रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास यही आ रहा है कि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आप करते हो ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जर्नल नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जर्नल इज अ बुक जहां पे इसको लिख रहे हैं अपने। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज अ जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नलाइजिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज अ जर्नलाइजिंग। अब क्वेश्चन यह आता है, सर जर्नलाइजिंग तो समझ गए, जर्नलाइजिंग जहां पे किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? बुक को बोला जाता है, उस प्लेस को बोला जाता है जर्नल, जहां पे जर्नलाइजिंग की जाती है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज जर्नल। कुछ भी स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा ट्रू फॉल्स हम डाल दे रहे हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द सेकेंड टाइम इन लेजर। ट्रू और फॉल्स? अरे अटेम्प्ट लेने का आदत डालो, सीख। तुम लोग तो टीचर्स लोग के सामने अटेम्प्ट ले रहे हो ना, हम लोग रेक्टिफाई करेंगे गलत होगा तो। ट्रू है। अच्छा ट्रू कौन कौन बोल रहे हैं, हैंड रेज करो। फॉल्स, बाद बाकी सब फॉल्स। तुम तो ट्रू बोला, फिर फॉल्स में क्यों हाँ किया? अच्छा, क्यों कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सेकंड टाइम ही तो होता है, पहला रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, उसके बाद लेजर में करते हैं। सेकेंडरी बुक इज द लेजर। तब बताओ ट्रू है फॉल्स?
यशवी ट्रू होगा सर। फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स होगा? यस, तो को ना ये छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें ध्यान रखनी है, इसलिए बेसिक डिस्कस करना पड़ता है, ये तो दरकार नहीं है। यहाँ पे ये जो वर्ड मैंने रिकॉर्डेड यूज कर दिया ना वही गलत है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस लेजर्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जर्नल्स में रिकॉर्ड होते हैं, लेजर में पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो ये अपने यूज किए हैं ना कि रिकॉर्डेड, वो गलत है, हो जाएगा पोस्टेड। अगर मैं पोस्टेड लिखता तो तुम लोग इसको ट्रू लिख देता, लेकिन रिकॉर्डेड लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तुम लोग बोलेगा सर बात तो एक ही है, बात एक है, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली गलत है, और हम तो तुमको अकाउंटिंग लैंग्वेज के लिए जज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ जर्नल। जर्नल में आ रहे हैं अपने, जर्नल्स का मतलब क्या होता है? देखो जर्नल्स का मतलब अपना ये होता है कि वो बुक, ये जर्नल एक बुक है जहां पे आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, पहली बार रिकॉर्ड करते हो। और कोई ऑर्डर मेंटेन करते हो क्या? एक ऑर्डर मेंटेन होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है पता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक वेयर transactions are recorded transactions are recorded, यहां पे वर्ड रिकॉर्डेड होगा, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। एंड ये जो जर्नल बोल के बुक है, इसको हम लोग और किसी नाम से भी जानते हैं क्या? नहीं। यस, सब्सिडियरी बुक बोल सकते हो एकदम। और कुछ? प्राइमरी बुक्स। लेकिन तुम लोग जब बुक्स में जाओ, ठीक है बोल सकते हो, प्राइमरी बुक है ही है, तो इसको अपने बोल सकते हैं क्या? देखो, सब्सिडियरी बुक, प्राइमरी बुक, या फिर ओरिजिनल बुक। थोड़ा सा इधर उधर करके लिखे तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी बोल सकते हैं, सब्सिडियरी बुक्स भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसी का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं है। जर्नल्स को इन सब नामों से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो जर्नल्स के लिए रिलेटेड ले लिए, एक छोटा सा फॉर्मेट भी ले लेते हैं। फॉर्मेट याद है क्या सबको? छोड़ दें, फॉर्मेट तो दरकार नहीं है, पक्का ना सबको याद है? उसमें फॉर्मेट में एक एलएफ कॉलम बनता है, तो तुम बता खुशी, उस एलएफ कॉलम का रोल क्या रहता है? नहीं, वो तो तुम फुल फॉर्म बता दिया, उसका क्या काम है? यहाँ पे काम पूछ लेगा, लेजर फोलियो का वर्क क्या है? जैसे तुमसे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलएफ कॉलम इन जर्नल? तो इन सिंपल वर्ड्स तुम बोल सकता है रेफरेंस फॉर चेकिंग, रेफरेंस फॉर ऑडिटिंग, चेकिंग ऑफ बुक्स इज टेक्निकली टर्म्ड एज ऑडिटिंग। ठीक है ना? अब अपने आ जाओ, ये तो हम लोग समझ लिए, तो अब एक पार्ट और लिखो, नेक्स्ट आओ, टाइप्स ऑफ बुक्स, टाइप्स ऑफ बुक्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आप कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हो? किसी को याद है? अरे तुम लोग ना, कुछ बच्चा लोग का क्या होता है ना, उन लोग को याद भी रहता है, लेकिन वो लोग सोचता है नहीं नहीं हम गलत है इसलिए बोलता है। तो दिक्कत क्या? अभी तो तुम लोग सीख रहे हैं ना, तो बोल सकता हूँ, सीखने के बाद तुम लोग गलत बोलेगा तो मेरे से डोज मिलेगा। कैश बुक, डे बुक। तो इसमें ना तुम लोग जो ये बोला है वो नहीं डिस्कशन हो रहा है, अपने बोले टाइप्स ऑफ बुक्स, तुम तो टाइप्स ऑफ सब बुक्स बता दिया।
तो देयर आर टू टाइप्स, सिर्फ दो तरीके की बुक मेंटेन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे बुक जो मेंटेन करते हैं सिर्फ दो ही बुक मेंटेन होती है, वन इज द प्राइमरी बुक्स और सेकेंड वन इज द प्राइमरी बुक को हम लोग जर्नल बोलते हैं ना, मतलब इसको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बोल सकते हैं। इसको सेकेंडरी बुक को क्या बोल सकते हैं? लेजर। लेजर तो नॉर्मल टर्म है, जब लेजर आप पोस्टिंग करते हैं उसके लिए। बुक्स के पॉइंट से बात करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? मेन बुक। इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि जर्नल तो चीजों को बस डेट वाइज रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब डेट वाइज रिकॉर्ड करते करते 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में हम लोग 8000 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिए। उसमें कैश के 2000 ट्रांजेक्शन्स है, तो हम बोल रहे हैं कैश का कंप्लीट डिटेल दो। तो तुम क्या करेगा, मेरे को एक एक एंट्री दिखाएगा क्या? नहीं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यू में जाना पड़ेगा जहां पे एक ही जगह पूरा कैश कितना आया कैश कितना गया दिख जाए। दैट इज नोन एज द एनालिटिकल व्यू। उसके लिए लेजर चाहिए, और लेजर ही तुम्हारा वो पर्पस सर्व करेगा। तो मेन बुक होता है लेजर, और मेन बुक मतलब उसको अपने क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बुक। तो लेजर इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंडरी बुक, इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रिंसिपल। जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, लास्ट में PAL होगा, बहुत बार बच्चा लोग PLE लिख देता है, वो रूल हो जाता है। तो प्रिंसिपल बुक। तो ये ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ बुक्स दो होती है, प्रिंसिपल बुक तो लेजर ही है। तो लेजर ही है तो उसमें तो लेजर तो बस फॉर्मेट होता है और लेजर अकाउंट होता है, और कुछ तो नहीं है। और दिस वन इज जर्नल। लेकिन जर्नल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम जर्नल्स में थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्पेसिफिक हो जाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग याद है सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे, एंड सोर्स डॉक्यूमेंट में तुम लोग को याद है हम लोग डिस्कस किए थे दो तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो भाई कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग सब चीजों को अच्छे से देखने के लिए सिस्टम फॉलो कर देते हैं। जैसे तुम लोग एक चीज सोच, तुम लोग बुक मेंटेन कॉपी मेंटेन किया है ना, तो एक ही कॉपी में सब कर रहा है, अकाउंट्स इको लॉ मैथ सब एक ही कॉपी में करेगा? नहीं। कर तो सकता ही है, बट क्यों नहीं करेगा, अलग अलग कॉपी मेंटेन करेगा। रीजन, हर चीज प्रॉपर सिस्टमेटिकली रहे। तो अकाउंट्स भी यही बोलता है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सेपरेट करो, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए अपने क्या करते हैं ना, यहां पे अब ये जो तुम जो बताया था ना, देख यस, वो सब्सिडियरी बुक बता दिया था। सब्सिडियरी बुक मतलब सब डिविजन ऑफ द जर्नल। तो सब डिविजन ऑफ द जर्नल जब अपने करते हैं ना, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। वन इज कैश बुक, एक पार्ट है हमारा कैश बुक, ठीक है। इस कैश बुक में एक छोटा कैश बुक भी बनता है, हाँ। तो ये पार्ट है। और अब इसमें आ जाओ, इसके अलावा कैश बुक के अलावा, पहले कैश बुक में अपने लिखते हैं, कैश बुक में हम लोग जो बनाते हैं, कैश बुक में क्या ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए जाते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। याद हम तुम लोग को बोला था कि कैश ट्रांजैक्शंस में एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम होता है वाउचर्स। तो याद करो, कैश बुक अगर बनाया था, याद आता है तो, नहीं तो समझ हम बता दे रहे हैं। कैश बुक में एक लेजर फोलियो कॉलम तो बनता ही है, उसके अलावा एक कॉलम बनता है, दैट इज अ वाउचर नंबर। वाउचर नंबर इसीलिए बनता है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो हो रहा है किस वाउचर के थ्रू हो रहा है, कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रहा है, उसका नंबर बता दो, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आ जाओ, हमारे पास आती है डे बुक्स। इसका नाम डे बुक्स क्यों है पता है? क्योंकि डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस नहीं, कैश ट्रांजैक्शंस तो कैश बुक में चले गए ना, तो यहाँ पे अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अगेन एक छोटा सा ट्रू फॉल्स राइज होता है, 12 मार्क्स है ट्रू फॉल्स, और हर चैप्टर से रिलेट करके कहीं से भी पूछ सकता है। तो हम तुम लोगों को बोलने जा रहा हूं, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डे बुक्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डे बुक्स। खाली बस तुम लोग अपना सोच लो, हम जिससे पूछेगा वो आंसर दे। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डे बुक्स। और ये सब ना अपना तरीका ऐसा होना चाहिए कि अपने आप अपने ब्लड में आ जाए कि ये सब चीज तो ऐसे ही होता है।
तो तुम बता। फॉल्स। ये एक्सप्लेनेशन डाल देगा। एसजन सही बोली है। हाँ, तो जो एसेट्स है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? तुम सही बोलो। एक्सप्लेनेशन जर्नल का डे बुक कब आता है? तो सही बोली थी। देखो, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। डे बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ एंड सिर्फ वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो रिलेटिंग टू गुड्स इन ट्रेड हो। सही बोली थी ये। गुड्स इन ट्रेड मतलब जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूं उसको गुड्स बोला जाता है, और उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा तो ही यहां रिकॉर्ड होगा। तो बाद बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहां होगा? तीसरा एक कॉलम बना है ना, जर्नल्स में रिकॉर्ड होगा। अब उसको तुम जर्नल बोल सकते हो, तुम जर्नल प्रॉपर बोल देते हो। क्यों प्रॉपर बोलते हैं भाई? वो स्पेसिफिक जर्नल ही है। जर्नल एंट्रीज जो तुम समझते हो, दैट इज वाई दैट कैन बी टर्म्ड एज अ जर्नल प्रॉपर। लेकिन तुम चाहो तो जर्नल भी बोल सकते हो। यहां पे अपने आ जाते हैं डे बुक्स। डे बुक्स में क्या रिकॉर्ड करते हो? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स इन ट्रेड। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस relating to goods in trade, तो ये अपने डे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज जर्नल प्रॉपर। तो हम लोग सिंपली यहां पे ये भी तो लिख सकते हैं, ऑल रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ऑल रेसिडुअल ट्रांजैक्शन। चलो देखो, यहां पे आ जाते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हम लोग क्या लिख लेंगे? ऑल रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस रेसिडुअल, RESIDUAL, रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, जो तुम कैश बुक में नहीं दिखा पाए, डे बुक्स में नहीं दिखा पाए, वो जर्नल प्रॉपर में दिखा दोगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया। यहां पे ये जो डे बुक्स है ना, डे बुक्स को भी बहुत, क्योंकि डे में डे ट्रांजैक्शन सिर्फ परचेज के थोड़ी होंगे। तुम गुड परचेज भी करेगा, सेल्स भी करेगा, परचेज किया वापस भी आएगा, सेल किया वापस भी करेंगे, होगा ना। अब इससे रिलेटेड जब सेल करेंगे क्रेडिट में, तो एक पर्सन का नाम अराइज होगा। वो क्या होगा? कस्टमर किसको बोलते हैं? जिसको हम गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। और सप्लायर किसको बोलते हैं? जो हमको गुड्स सप्लाई करता है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, सपोज कर ले इस पर्सन से हम गुड्स खरीदता है, ये सप्लायर है, कैश में खरीदता है, तो हम इसको सप्लायर ही बोलते हैं। ठीक है। इस पर्सन से हम क्रेडिट में गुड्स खरीदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लायर नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक नाम दे देंगे, क्रेडिटर, जो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। और इस पर्सन से हम क्या किया ना, फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा, जो मेरा बिजनेस का गुड्स नहीं है, हमको लगाने के लिए चाहिए हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो क्रेडिटर्स नहीं बोलेंगे। वो अकाउंटिंग टर्म, अब जब सीए कर रहे हैं ना, तुमको बहुत सारी चीजें, सीए का मतलब ये हो रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, रॉयल अकाउंटेंट। अकाउंटेंट तुम बन रहे स्पेसिफिकली, तुमको अकाउंट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अपने यहाँ पे इससे मैंने एसेट क्रेडिट में खरीदा है, हम इसको कभी भी क्रेडिटर नहीं बोल सकते। नॉर्मली अकाउंट्स क्रेडिटर का मतलब बोलता है कि जिससे आप गुड्स क्रेडिट में खरीदे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? या तो एकदम स्पेसिफिक हो जाओ, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, वेंडर बोल दो, वेंडर बोल सकते हो, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर बोल सकते हो, क्रेडिटर्स नहीं बोल सकता, गलत हो जाए। ये सब चीज ध्यान रखना। अब आओ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है ना, अलग अलग बुक्स आ जा रही है। हमारे पास कितनी बुक्स आ रही है? देखो, एक परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक। हम लोग परचेज डे बुक को पता है और एक नाम दे सकते हैं, है तो डे बुक्स मतलब जर्नल ही ना, तो कैन बी टर्म्ड इट एज अ परचेज जर्नल, बोल सकते हैं। परचेज डे बुक कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ परचेज जर्नल, सेल्स डे बुक कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ सेल्स जर्नल, बोल सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग अदर लिखना चाहो तो लिखते रहना।
परचेज जर्नल भी बोला जाता है इसको। तो परचेज जर्नल तुमको नाम दिख गया, तुम कंफ्यूज हो जाएगा, तो ऐसा मत होना। परचेज जर्नल मतलब परचेज डे बुक ही, सेल्स जर्नल मतलब सेल्स डे बुक ही होता है। अच्छा, यहां पे अपने परचेज डे बुक लिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू सेल्स डे बुक। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। अब दो बुक का नाम और दिखाई दे रहा है जो जनरली हम लोग 11-12 में पढ़ते नहीं है। आदित्य क्या है? पढ़ते नहीं है, लेकिन हम लोग नाम तो पढ़ते हैं। डेटस बुक ना, डेटस बुक कोई नहीं बताया। यस, हाँ, यशवी, ये लोग तो कोई नहीं बताया, तुम बता दे। नहीं पता सर। बिल्स रिसीवेबल डे बुक, बिल्स पेएबल डे बुक। मतलब यस, पकड़ा सही था। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या होता है पता है? डेटस एंड क्रेडिटर्स का एक्सटेंशन होता है। डेटस को हम लोग बोलेंगे ठीक है 15 दिन में पैसा देना था, चल तुम 3 महीने में दे देना। तो जैसे उसको 3 महीने में डालेंगे ना, हम लोग उससे बिल्स ले लेंगे, तो डेटस बुक से गायब हो जाएगा, बिल्स बुक्स में आ जाएगा, और उसको रिकॉर्ड करते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक में। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हम लोग लिख लिए सारा चीज। अब हम लोग बात करेंगे सर, इनसे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट होगा तभी ना इसमें रिकॉर्डिंग होगी। कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए क्या सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए? क्या बोला दी बता? वाउचर्स, एकदम सही है, वाउचर्स चाहिए। तो मेरे पास कैश मेमो होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? कैश मेमो से भी तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। चलो, ये हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स या कैश मेमोज या रिसिप्ट चाहिए, ठीक है ना। अब आती है बात सर डे बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए। डे बुक तो इतना सारा डे बुक है, सब में अलग अलग बात करेंगे। तो डे बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए परचेज डे बुक में जब रिकॉर्ड करोगे, परचेज डे बुक को इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इनवर्ड बुक के बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि इनवर्ड मतलब जो गुड्स आ रहा है, तो गुड्स जो आता है ना, सेल किया हुआ गुड्स भी वापस आता है। तो इनवर्ड बुक बेसिकली दो बुक्स को बोला जाता है, परचेज डे बुक को और सेल्स रिटर्न डे बुक को। और आउटवर्ड बुक किसको बोला जाता है? दो बुक को, सेल्स डे बुक और परचेज रिटर्न। बट ना ऐसा नहीं करना चाहिए। सीए बनना है, सीए बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है तुमको सीखने का इच्छा। तुम क्लास में मतलब क्या हुआ, सपोज कर ले तुम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में सपोज कर ले तुम सोल्जर है, और हम लोग का इंडिया से पाकिस्तान का वॉर छिड़ गया है। अब तुम चला तो गया, सुबह उठा, पता चला कि जनरल बोला है, कैप्टन बोला है कि जाओ बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे पहुंच गया। और वो जहाँ के एकदम बॉर्डर पे पहुंच के देखता है मेरे पास तो कुछ गन एटसेट्रा कुछ मशीन सी नहीं है। सब पाकिस्तान वाला ही कर सकता है, तो इंडिया वाला क्या करेगा? उड़ा देगा उसको। तो यही चीज हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत किया तुमने, बहुत ही गलत किया, इसीलिए तुमको निकाल दिया था। ऐसे मत कर। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा देख, इसमें आ जाओ। हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे परचेज डे बुक को हम लोग इनवर्ड बुक भी बोल सकते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक को भी इनवर्ड बुक बोल सकते हैं, आउटवर्ड बुक सेल्स डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक को बोलते हैं। मेन ये चार ही बुक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बस समझना नॉर्मली। अब अपने आओ, परचेज डे बुक में एंट्री करने के लिए तुमको एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम इनवॉइस ही होगा, बट स्पेसिफिक नाम हो जाएगा परचेज इनवॉइस। इनवॉइस ही होगा इसका नाम, परचेज इनवॉइस। सेल्स डे बुक में एंट्री करने के लिए सेल्स इनवॉइस। बिल्स रिसीवेबल बुक में एंट्री करने के लिए बिल चाहिए। बिल्स पेबल बुक में एंट्री करने के लिए
बिल चाहिए, चलो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ये तो बिल सिक्का का। बट हम दो चीज में पहले छोड़ दिया, उधर चला गया। सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक से रिलेटेड ट्रू फॉल्स भी पूछते हैं। इसमें रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन बता सकता है? सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो तुम लोग का जनरली जो 12 मार्क्स का ट्रू, मतलब पहला क्वेश्चन जो है ना, वो बेसिक्स ऑफ अकाउंट से ही रहता है मोस्टली। जैसे ट्रू फॉल्स में हो सकता है 2 क्वेश्चन कहीं और से भी डाल दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली वो बेसिक से ही रहता है। बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये बताओ ना, कोई एक जन तो ट्राई करो, ऐसा क्या कर रहे हैं तुम लोग? कैश मेमो कहां से आएगा? कैश ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का बात हो रहा है। बिल होगा, बट हम अपने बुक में जो रिकॉर्ड करेंगे, क्या बिल के बेसिस पे रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं। ये लड़का कुछ बोल रहा है, देखो सुनो तो। हाँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, एक बात बोल। तो किसका डेबिट नोट? तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहा है इसलिए। अच्छा बोलो, किसका डेबिट नोट, किसका क्रेडिट नोट? एक बार सेल्स रिटर्न का एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट नोट बनता है। यहाँ पे क्रेडिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है। ये एक्चुअली क्या होता है पता है? सिंस तुम लोग सीए कर रहे हो तो प्रैक्टिकली कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है ना, कि जैसे ही मेरे को गुड्स मिलता है वापस, हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। स्टोर में भी, स्टोर में आएगा गुड्स पहले, तो स्टोर डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है। उसमें बोलता है कि कस्टमर से गुड्स वापस आ गया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, आप उसको बुक्स में क्रेडिट कर दो। तो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे अकाउंटेंट उसको डेटर को अपने बुक में क्रेडिट कर दे। दैट इज वाई क्रेडिट नोट। डेबिट नोट किसमें होगा? अब तो ऑब्वियस अब अगर इधर क्रेडिट नोट है, दूसरी जगह क्या होगा? डेबिट नोट होगा। तो ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन पूछता है ये डेबिट नोट किस, डेबिट नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेजेस, फॉल्स, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। तो ये ध्यान रखना, ये सब चीज समझ में आ गया कि क्या क्या बुक है, क्या क्या नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्पेसिफिकली मूव ऑन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमको तो लगा था कि ये सब चीज बेसिक्स हम थोड़ा एक्स्ट्रा करवा दे रहे हैं, लेकिन अब समझ में आया एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे हैं। किसी को कुछ याद ही नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो देखो रिकॉर्डिंग, और एक दो चीज ध्यान रखना ना, तुम लोग ना फाउंडेशन लेवल तक ही ये सब बेसिक अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इंटर में पहुंच जाएगा ना, एक तो सब्जेक्ट भी ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि कहीं भी कोई भी तुमको बेसिक्स नहीं समझाने। ठीक है, उस समय सिंपली बताया जाएगा, देखो ऐसा होता है, तो समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो रट लो। तो वहां पे क्या होता है ना, जब बच्चा लोग बेसिक खराब कर देता है ना, तुम लोग देखा है सीए का रिजल्ट क्या होता है, 8%, 10%। 100 बच्चा बैठ रहा है, 10 बच्चा पास हो रहा है, 9 बच्चा पास हो रहा है, 92, 80 फेल हो रहा है सब कोई। क्यों? क्योंकि यही रीजन है, उन लोग का फाउंडेशन खराब है। तो अब इंटर और फाइनल में, तो इंटर में तो पहुंच गया, उसके बाद वहां प्रॉब्लम हो रहा है, चल किसी तरह रट रट के 2 बार 3 बार में पास कर लिया इंटर भी, फाइनल नहीं पास कर। सीए इंस्टीट्यूट का को करिकुलम बना होना बहुत अच्छा बना हुआ है। फाउंडेशन जस्ट एलिजिबिलिटी है, तो पता है कि तुम 11-12 पढ़ के आ रहे हो, तुम आराम से पास कर जाओ। अगर तुम थोड़ा सा भी अपने, तुमको मालूम है जरूरी नहीं है ट्यूशन लेना। ट्यूशन इसलिए लिया जाता है कि मेरे को मार्क्स स्कोर करना, एक्सेल करना और बढ़ाना है, इसलिए ट्यूशन लिया जाता है। अगर तुम सिर्फ चाहता है कि हम पास हो, तो फाउंडेशन में ट्यूशन का जरूरत नहीं है। अकाउंट्स हम तुमको पेपर सॉल्व करवा देगा, एक दिन बीच में नेक्स्ट वीक में रखेंगे, तुम लोग को सिर्फ बुलाएंगे और एक पेपर दे देगा, इंस्टीट्यूट का आया होगा, बोलेगा सॉल्व करो। ठीक है, वो भी दिखाएगा तुम लोगों को, अकाउंट से पास हो जाएगा। मैथ्स में अगर तुम, मैथ्स ऑब्वियस अब आता है, वो तो फोबिया वाला पार्ट है। अगर तुम 11-12 मैथ अच्छे से किया है, तो तुम मैथ्स में भी पास हो, इको में भी पास हो जाए, बट अच्छा वाला पार्ट आता है बार बार। और उसके बाद बचा क्या, लॉ। लॉ तो अगर तुम चाहे नहीं, हम तो अपने आप ही पढ़ के देंगे, दे सकता है, पास भी हो जाएगा। फाउंडेशन में प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन इज जस्ट द एलिजिबिलिटी, इसीलिए इसका नाम भी फाउंडेशन है। प्रॉब्लम एरिया इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या देता है तुमको, वर्किंग नॉलेज चाहिए उसको, कि तुमको वर्किंग नॉलेज सिखाएंगे। उसके बाद जब तुम जैसे ही फाइनल में जाता है ना, अब एक्सपर्टाइज नॉलेज डिमांड करता है। एक्सपर्टाइज नॉलेज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज, आईएफआरएस का नॉलेज, और अभी जो हम लोग के टाइम में सिलेबस था स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब भी था। अभी जो सिलेबस किया है ना, पूरा मतलब इंडियन एएस बेस कर दिया, इंड एएस बेस कर दिया है, नॉर्मल स्टैंडर्ड भी नहीं।
इंडियाज बेस, और सभी चीज हर टॉपिक उससे रिलेट करती है। बहुत एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए तभी तुम पास हो पाएगा। तो उसके लिए तुम लोग को ना सबसे जरूरी चीज जो हम बोल रहे हैं, फाउंडेशन अच्छा करना है। फाउंडेशन मतलब ये फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन मतलब अपना बेस वो अच्छा करना है। वंस उसको अच्छा कर लिया ना, प्रॉब्लम नहीं होनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेगा। और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज पे ध्यान देना। चलो नेक्स्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल्स में कैसे एंट्री करेंगे इसको समझ रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, एंट्रीज तो सबको पता है, जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, थोड़ा सा उसमें क्या डेबिट क्या क्रेडिट होता है वो समझते हैं। तो देख, जब अपने डेबिट क्रेडिट करने जाएंगे ना, तो डेबिट क्रेडिट करने जाते समय हम लोगों के पास आ जाएगा एक पार्ट कि आप किस तरीके से डेबिट क्रेडिट करना चाहते हो। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब हम तुमको ये बताना चाह रहा है हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। इसमें देखो, एक होता है गोल्डन रूल, एक होता है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल को हम लोग डायमंड रूल भी बोलते हैं। देखो, ये दो तरीका है जिससे तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को लेके आ सकते हो। बिकॉज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो एक को डेबिट करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली दूसरे को इक्वल अमाउंट के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट साथ साथ चलेगा, हैंड ऑन हैंड चलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, जब रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड। यहाँ पे ये गोल्डन रूल है ना, वो बोलता है देखो, अकाउंट जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। तुम लोग कोई भी एक रूल फॉलो करके मूवमेंट कर सकता है। अकाउंट जो होता है वो तीन तरीके का होता है। क्या क्या? वो बोलता है देखो, एक पर्सनल अकाउंट होता है। ऐसे तो पहले ये बोलता है पर्सनल और इम्पर्सनल होते हैं, फिर इम्पर्सनल को दो पार्ट में बांट देता है। वो बोलता है एक रियल अकाउंट होते हैं और एक नॉमिनल अकाउंट। ये तीन ही अकाउंट होता है, ऐसा करता है। तो इसमें देख, पर्सनल अकाउंट मतलब ये क्या बोलना चाहता है पता है? पर्सनल अकाउंट मतलब ये बोलता है बिजनेस में ना क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, लोग होंगे, मतलब लोग होंगे तो लोग का नाम होगा ना। तो पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट मतलब क्या हुआ? यू कैन से एसेट्स, प्रॉपर्टीज, समथिंग विच यू ओन, जो आप ओन करते हो। एंड नॉमिनल अकाउंट, अब देख ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस तो बिना इनकम और तुमको तो प्रॉफिट चाहिए ना बिजनेस मतलब, तो प्रॉफिट तो बिना इनकम एक्सपेंडिचर के आएगा नहीं। तो रियल अकाउंट में तो इनकम एक्सपेंडिचर आ नहीं रहा है, और पर्सनल में भी नहीं आ रहा है, तो बचा कहाँ? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में डाल दिया गया कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे और इनकम्स एंड गेन्स आएंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, अब इस पे आओ तो मेरे को, यस तुम बता, तो एक्सपेंसेस एंड लॉस में कोई डिफरेंस बता। प्रॉपर तो डिफाइन टाइप करना है। एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, जो तुम बोला सही बोला, एक्सपेंसेस इंकर होता है ना, और लॉसेस ऑकर होता है। लॉस हम लोग करते थोड़ी, लॉस हो जाता है, लॉस ऑकर होता है और एक्सपेंसेस इंकर करते हैं, मेनली डिफरेंस यही है। अच्छा, अब अपने यहाँ पर्सनल अकाउंट में भी डिफरेंट डिवीजन आ जाते हैं। जैसे चलो तुम लोग से पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा बता सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? तुम बता। नॉमिनल। तुम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? यस जैन, नॉमिनल। खुशी,
तुम प्रियम ऐसे थोड़ा पर्सनल पर्सनल रियल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम का कोई एसेट देखा है क्या? आदित्य, नॉमिनल, प्रखर, पर्सनल। क्या बोल रहे? नॉमिनल बोला ना, पर्सनल होगा उसी। तो एग्जाम में तो एक ही लिखना पड़ेगा ना। हम तुमको ट्रू फॉल्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर पर्सनल अकाउंट। तुम क्या करेगा? अब एक जन और बचा, उससे भी पूछता है। यशवी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रियल, पर्सनल, नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? Personal issue. पर्सनल है शायद। ये सीए बनने वाला बच्चा में शायद नहीं होना चाहिए। गलती भी करो तो एकदम बिंदास करो, और सही भी बोलो तो एकदम ठीक से एकदम सही बोलो। शायद वर्ड हट जाए। Personal. पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस पेबल टू हुम, किसी को देना है। एक्सपेंसेस नहीं है ये, एक्सपेंसेस पेबल है। वैसे एक लर्निंग ट्रिक में वैसे इसका कंसेप्ट बताएगा, इंट्री के थ्रू समझ में आएगा अच्छे से। अदरवाइज लर्निंग ट्रिक ध्यान रखना, हर लाइबिलिटी, हर लाइबिलिटी लर्निंग ट्रिक के लिए हर लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट है। दूसरा एक और लर्निंग ट्रिक, कभी भी किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स ऐड हो जाए ना, तो पर्सनल अकाउंट बन जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है, प्री रिसीव्ड इनकम पर्सनल अकाउंट है, अक्रूड इनकम पर्सनल अकाउंट है। ध्यान रखना, ये लर्निंग ट्रिक बता रहा है, एंट्री करवाते समय प्रॉपर एक्सप्लेन कर देगा, देखो इसीलिए पर्सनल। ठीक है। एंड दो चीज, कोई भी लाइबिलिटी है पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा क्या है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स ऐड कर दे पर्सनल अकाउंट बन जाता है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना, इससे गलती नहीं होगा, याद रहेगा इससे। अब अपने आप पर्सनल अकाउंट को, जैसे बोला रिप्रेजेंटेटिव, वही हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है जैसे प्रखर। प्रखर क्या है? एक नेचुरल पर्सन है, तो सर्दी खांसी होगा मतलब नेचुरल पर्सन है। राजेश नांगलिया क्लासेस, सर्दी खांसी हो सकता है, लेकिन इंसान तो है। कौन सा इंसान है? मेरे लिए प्रॉफिट अर्न करने का काम कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा, अभी तुम लोग जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर्ड सुना, ये तुमको लगता है किसी का भी नाम होगा, बट ये कर क्या रहे हैं? किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल और नॉमिनल? रियल अकाउंट है ना। कैसे कैपिटल? रियल मतलब एसेट होता है, एसेट है कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। ओनर भी तो एक नाम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स को हम लोग कैपिटल से लेस क्यों करते हैं? म्यूचुअल सेट ऑफ करने के लिए करते हैं, क्योंकि एक ही इंसान का नाम एसेट और लाइबिलिटी दोनों जगह नहीं आ सकता है। ड्रॉइंग्स एसेट होता है वैसे देखा जाए तो, और कैपिटल लाइबिलिटी होता है फर्म के लिए। तो एक ही पर्सन से पैसा लेना भी है, देना भी है, एक ही बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इसीलिए उसको सेट ऑफ कर देते हैं। चलो यहां पे लिख लो, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन में एक नाम लिख रहे हैं सिर्फ अपने, और आर्टिफिशियल पर्सन में और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा।
ठीक है ना। देखो अकाउंट क्या होता पता है, मैथ्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स है ना, न्यूमेरिकल्स मींस वेरिएबल्स। मैथ्स में तो वही न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, दैट आर वही वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। अकाउंटेंसी बोल के जो सब्जेक्ट है उसमें जो वेरिएबल होता है उसी को अकाउंट बोलते हैं, हर जगह अकाउंट घूमता रहता है। अब क्वेश्चन आता है मैथ्स में प्लस माइनस साइन यूज होता है, और भी बहुत सारे साइन है, प्लस माइनस ही बोल रहा है। अकाउंट में सिर्फ दो ही साइन यूज होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो तुमको ये समझना है कि अकाउंट क्या है, पता चल गया। अब तुमको ये क्या पता करना है, नॉमिनल और रियल का कोई सब डिविजन नहीं है। अब तुमको पता करना है किसको डेबिट करे किसको क्रेडिट करे। उसके लिए ये जो रूल्स दे दिया जाता है, यहाँ पे रूल दिया हुआ है, गोल्डन रूल इसी को बोलते हैं। यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या पता है, लुका पेसियोली बोला, देखो पर्सनल अकाउंट अगर है तो तुम ध्यान रखना जो रिसीवर होगा उसको क्या करना, डेबिट, और जो गिवर होगा उसको क्या करना, क्रेडिट। तो अपना रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, याद है, ये सब तो याद होना चाहिए, बोल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बात करते हैं सर नॉमिनल अकाउंट का क्या करेंगे। देखो जो नॉमिनल अकाउंट है उसके लिए रूल जो बना था वो लुका पेसियोली रूल बना के चला गया। डेबिट सारे, देखो अब मेरे को इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर करके प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे को इनकम को एक जगह रखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स को एक जगह रखना पड़ेगा, और दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो बना के चला गया, एक्सपेंसेस को डेबिट में रख दो, इनकम्स को क्रेडिट में रख दो। तो वो बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है ना। तो ये रूल्स बना के गया, इसके बेसिस में अपनी एंट्री पास करते हैं। और देखो अब तुम लोग क्लास 11 का बच्चा तो नहीं जो अकाउंट्स कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग एकदम बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार तुमको डायमंड रूल भी बताता है फिर स्टार्ट करेगा। तुम कोई भी एक रूल फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमको यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, हम जनरली प्रेफर करता है कि ये जो गोल्डन रूल है वो फॉलो करे तो ज्यादा अच्छा रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम दूसरा भी बताएगा, तुम दूसरा रूल भी फॉलो कर सकते हो। कई बार दोनों रूल समझ के रखो, क्योंकि कई बार तुम गोल्डन रूल फॉलो करेगा ना तो एंट्री करते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज होगा, तो उसको सिंपल सॉल्यूशन दे देगा मॉडर्न रूल। ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं। मॉडर्न रूल क्या बोलता है ना, मॉडर्न रूल, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। मॉडर्न रूल, और ध्यान रखना ये जो मॉडर्न रूल है ये तो मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं इसको, और जो गोल्डन रूल है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल तो शुरू से चला आ रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच, तो उसको तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है पता है, बोला तुम जिस बिजनेस की बात कर रहे हो, अगर ये बिजनेस है तो इस बिजनेस में तुमको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। अगर ये चिंटू लिमिटेड है तो इस चिंटू लिमिटेड के बुक में तुमको क्या क्या दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा, सबसे पहले वो पैसा लाएगा, कैपिटल दिखाई देगा, हो सकता है वो कुछ ड्रॉ कर लिया अमाउंट तो ड्रॉइंग्स दिखाई देंगे, है ना। और क्या क्या दिखाई देगा, परचेज, सेल, सैलरीज, रेंट, तो इतना डिटेल में थोड़ी लिखना है उन सबको। परचेज को क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर्स, और रेंट को क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर्स, सेल्स को क्या बोलेंगे, इनकम, रेवेन्यू, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो उसको क्या बोलेंगे, इनकम। मतलब एक्सपेंसेस इनकम होना जरूरी है, एक्सपेंसेस इनकम। और क्या होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज होंगे, एसेट्स लाइबिलिटीज। ड्राइंग्स को अलग से नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि याद है हम बोला था ड्राइंग्स तो क्या होता है, कैपिटल से सेटअप हो जाता है, तो अलग से नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे देखा जाए तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है पता है, मॉडर्न रूल बोलता है रियल पर्सनल नॉमिनल कुछ नहीं। मॉडर्न रूल क्या किया ना, गोल्डन रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, रियल पर्सनल नॉमिनल फिर उसमें डिवाइड करो, तो धीरे धीरे क्या किया, हम लोग को तो सब इजी चीज चाहिए तो हम लोग उसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। हम लोग को तो देखो इतना ड्रामा नहीं करना, रियल पर्सनल नॉमिनल, एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस इनकम और कैपिटल, इतना ही चीज होता है। मतलब ये मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली ये अकाउंट है। ठीक है, और ये अकाउंट है तो अब इस अकाउंट को बुक्स में लिखना है,
तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये तो पता होना चाहिए। इसके लिए सिंपल रूल याद रखने के पहले एक चीज याद रखना, AE/LIC। LIC तो इजीली याद रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ए याद रख लेना। ये इसलिए ना, तुम अगर इसको मॉडर्न रूल को फॉलो करोगे ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि हर अकाउंट का एक बैलेंस होता है, पहले से पता होना चाहिए। तो ए जो है ना, उसके लिए क्या बैलेंस होता है, ए को इसलिए साथ में रखे, LIC का क्या बैलेंस होता है। तो देख, ए का यहां पे रूल बोलता है, याद रखना डेबिट बैलेंस होता है, LIC का याद रखना क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देख, जिसका डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको क्रेडिट करेगा तो क्या करेगा, घट जाएगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो और क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट करोगे तो घट जाएगा। तो ये है रूल तुम्हारा मॉडर्न रूल, ठीक है, उसमें डेबिट क्रेडिट करने का तरीका। तो अब क्या हुआ, अगर मेरे को किसी को बढ़ाना है किसी भी चीज को, तो मेरे को क्या करना है, तो किसी को इंक्रीज करना है, किसी भी अकाउंट को अगर तुझे इंक्रीज करना है तो तुम क्या करेगा, यहां पे यूज सेम साइन। डेबिट है तो और डेबिट करेंगे, क्रेडिट है तो और क्रेडिट करेंगे। मतलब ए को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, LIC को बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे। और अगर मेरे को अकाउंट को घटाना है तो हम क्या करेंगे, यूज ऑपोजिट साइन। बस इतना सा रूल याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना। जैसे अगर सपोज करो मेरे को फर्नीचर को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर एसेट होता है, डेबिट करेंगे। फर्नीचर को घटाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। जैसे फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसमें तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली से फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, फर्नीचर को कम कर दो मतलब क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करें भाई, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। इंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू एसेट। फॉलो कर सकता है, ये आराम से फॉलो कर। तो ये कंसेप्ट था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। हम जर्नल एंट्रीज दे रहे हैं, हम नहीं करवा रहे हैं, हम दे रहे हैं, तुम लोग ही पास करोगे, ठीक है। देखो, on 1st April 25, Mr. A has following assets and liabilities। मिस्टर ए के पास ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। एसेट्स प्लांट एंड मशीनरीज 3 लाख, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1 लाख, कैश 40,000, डेटर्स 60,000, स्टॉक 1,80,000, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स नहीं, लाइबिलिटीज लिखो, लाइबिलिटीज creditors 80,000, bills payable 40,000, outstanding expenses 10,000, loan 20,000। Transactions during the year, इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, जो 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां पे जर्नल्स भी दे देता है। 3 तो जर्नल एंट्री दे दिया, 4 जर्नल एंट्री दे दिया, छोटा सा डे बुक दे दिया, पेटी कैश बुक दे दिया, वो सब देता रहता है। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर 15th April 25, amount transferred from savings account to current account rupees 1 lakh।
गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 sold for ₹80,000. Furniture बुक वैल्यू रुपीस, बुक वैल्यू लिखा है, बुक वैल्यू ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹6,000. Salaries paid ₹10,000. Salaries unpaid ₹5,000. Past journals अपने आप ट्राई करो एक बार. जब भी हमेशा क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रूल होता है अकाउंट्स का, हर साल बुक्स बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर रीओपन होता है. ये ध्यान रखना, ये एवरी ईयर बुक्स क्लोज होता है. और बुक्स क्लोज होता है मतलब क्या हुआ, अपने क्या करते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. फिर बैलेंस शीट में सारे जो बचे कुछ चीजों को डाल देते हैं, बुक्स बंद. अब दूसरे ईयर जब ओपन होगा तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, हम रीओपन कर रहे हैं तो वापस तो लेके जाएंगे ना सामान को. तो जब लेके जाएंगे तो एंट्री पास करनी पड़ती है. तो एंट्री पास करनी पड़ती है, तो वो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. तो डिफरेंस अगर आता है क्रेडिट साइड में, वो तो ऐसे ही हम डाल दिया डिफरेंस जान के, तो वो कैपिटल में चला जाता है. यहाँ पे अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, दिस एंट्री इज नोन एज द ओपनिंग एंट्री. ये जो इसके लिए तुम एंट्री पास करोगे ना, दिस इज नोन एज द ओपनिंग एंट्री. दिस इज नोन एज ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री मतलब क्या हुआ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ओपनिंग डेट में बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं, द एंट्री इज नोन एज द ओपनिंग एंट्री. और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सारे एसेट्स को डेबिट करोगी. तुम लोग ना ये 11 का अकाउंट्स का बेस अच्छा नहीं कर रखा है. सबको तुम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक दो बच्चा को तुम बोल सकते हो. तो क्यों नहीं अच्छा करके, ये लोग 11 मेरे से ही पढ़ा था, इसको तुम नहीं बोलेंगे, तो अच्छे स्टूडेंट लेकिन 11 नहीं पढ़ेंगे. नहीं पढ़ा मैंने. तो यहां पे अपने एंट्री पास करेंगे 1 अप्रैल 25 को. ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट से कोई मैटर नहीं करता है, अभी अच्छे से कर लो. हम लोग एक ब्रीफ में सब चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे. आप ऑब्वियस बात है 11 के जितना टाइम नहीं दे सकते अपने जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना, बट आप ब्रीफ में सब डिस्कस करते हुए चलेंगे. तुम लोग थोड़ा सा और मेहनत करते रहना, हो जाए. और जर्नल एंट्रीज स्पेसिफिकली भी 4 नंबर के लिए पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा. वो भी हो सकता है पूछे, हो सकता है नहीं पूछे. 1/4/25 को अपनी एंट्री हो जाएगी. एसेट्स में इंडिविजुअली सब एसेट्स को डेबिट करोगे. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड. बट एक चीज ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज अ सिंपल गेम ऑफ जर्नल एंड लेजर, और कुछ नहीं. जर्नल लेजर ही है प्लस कुछ थ्योरीज, तो जर्नल लेजर अच्छा होना ही. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 3 लाख. फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का दिया है हम, 1 लाख. देन क्या दिया है, कैश कितना, 40,000. देन क्रेडिटर्स कितना, 60,000. स्टॉक 180. टू लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है कितने का, 80,000. फिर क्या है, बिल्स पेबल 40,000. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000. हो गया. और जैसे ही तुम ये दिखाया, लेकिन ये तो मैच नहीं किया, तो क्या करोगे, यहाँ पे ही मत ध्यान रखना कि डेबिट में शॉर्टफॉल आएगा तो गुडविल ले लेंगे. डेबिट में शॉर्टफॉल आएगा ही नहीं, क्रेडिट में ही आएगा. वो डेबिट में शॉर्टफॉल है, सब नेट एसेट्स खरीदते हैं ना, तो उस समय का कंसेप्ट होता है. लोन भी था, फखर बताया नहीं तुम, बोल कितना, अच्छा बोल 30,000. अब जो अमाउंट बचा उसको कहाँ डाल दे, कैपिटल. कितना,
30,000 बैलेंसिंग फिगर है। तो दिस इज द ओपनिंग एंट्री, ऑल एसेट्स एंड लाइब्रेरीज आर रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग डेट। हो सकता है 4 नंबर के लिए सिर्फ ये इतना बड़ा जर्नल एंट्री थोड़ी देगा, ये एक तो दे सकता है। ओपनिंग एंट्री दे दिया, बोलेगा पास द ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो ध्यान रखना दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। अभी तुम लोग को लिखवाएगा टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स, बुक्स में कितनी एंट्रीज होती है। अगर मेजर फॉर्म में ले तो एक होता है ओपनिंग एंट्री, तो ये है। उसके बाद अपने जाते हैं तो एक एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब नॉर्मल एंट्री को भी एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, कि उसको एडजस्ट करना है बुक्स में, जैसे कैश टू कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो एंट्री पास होती है दैट इज नोन एज द क्लोजिंग एंट्री, ठीक है ना। और उसके अलावा एक एंट्री होती है दैट इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, गलतियों को सुधारने के लिए जो एंट्री पास करते हैं। और एक एंट्री होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो एक एग्जांपल, यस नहीं ऐसे तो तुम हर किसी को ट्रांसफर एंट्री बोल, ट्रांसफर एग्जैक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ तो लॉस अराइज हुआ, लॉस रिकॉर्ड कर रहा था, ट्रांसफर थोड़ी कर रहा कुछ। तुम बता, डेप्रिसिएशन में तो लॉस रिकॉर्ड करना हुआ, दैट इज नॉट द ट्रांसफर एंट्री। अदरवाइज तुम बोलना चाहेगा तो सभी ट्रांसफर एंट्री हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में डालना, ट्रांसफर एंट्री, एक प्रॉफिट को दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एकदम कर सकता है, हाँ बोल सकता है। बट ये ना एग्जाम्पल में मत डालना, क्योंकि स्पेसिफिक अकाउंटिंग का पार्ट है ना, अपने नॉर्मल पार्ट में बोले, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सब एंट्रीज होती है जो बुक्स में काम लगेगी, लिखवाएगा भी। रेक्टिफिकेशन तो अलग से एक चैप्टर है। अब जैसे तुम लोग यहाँ पे एक पैटर्न तुम लोग को बताता है, तो ये लोग इंस्टीट्यूट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है 10 नंबर। बीआरएस 10 नंबर का पूछता है, हर टर्म में पूछा, आज तक पूछा हमेशा 10 नंबर का। तो ये 2 टॉपिक कर लिया, 20 नंबर तो यही सिक्योर हो गया। फाइनल अकाउंट कर लिया। पासिंग बता रहे हैं हम लोग, तो सभी कुछ करने वाले, पासिंग का पैटर्न बता रहे हैं हम। अपना अकाउंट्स का बता रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग बताएंगे कि देखो ऐसा हो सकता है। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद अब एंट्रीज तुम लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं छोटा छोटा। ये एंट्री ये हम लोगों को एक जन बताने वाला है, रुको। तुम बता, तेरा नाम क्या है, भूल जाता है मैं। दोस्त तुम बता, बैंक टू कैपिटल, कल तुमसे ही ये क्वेश्चन पूछा, बैंक टू कैपिटल होगा ना, ठीक है गुड। अब आओ नेक्स्ट वन, ये तुम बता पृथ्वीश, हाँ तो करो, बताओ। अच्छा बाजू वाले को बोल, तुम बता। तुम भी नहीं किया, पीछे भूमिका, कैश डिस्काउंट, तुम बता खुशी। बाय यूजिंग बैंक अकाउंट, कहाँ बोला है चेक से डील हुआ है, कुछ हुआ है, गलत हो जाएगा, मत करना है सब छोटा छोटा बात। फिर पार्टनरशिप सब करते हैं, वहां पे बैंक ले लेता है, ठीक है। हाँ बोल, क्या बोला, कैश अकाउंट टू टू प्रॉफिट, फिरोज क्या वही मतलब, यस जैन हूँ क्या, वो कुछ और बोला था, ये लोग कुछ और बोला। अरे ट्रांजैक्शन पढ़ने नहीं बोला, एंट्री बताने बोला। तुम बता, बैंक टू, अगेन हम बोला बैंक क्यों यूज करेगा, कहाँ बोला है चेक से ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश टू से। बट अब राइट है कि रॉन्ग हम नहीं बता रहे, अभी खुशी बताएगी। प्रॉफिट मिलेगी, 20,000 का प्रॉफिट भी तो है, 60,000 का चीज 80,000 में बेचा, प्रॉफिट भी तो रिकॉर्ड करेगा। तुम ही अगर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देगा तो ट्रेडिंग क्या करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेगा। तुम प्रॉफिट अगर यहीं पे रिकॉर्ड कर दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम ही क्या है। यस गुड्स जब बेचते हैं ना,
तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली नहीं दिखाते हैं, इसीलिए ये दी है एंट्री। गुड्स जब भी बेचोगे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली नहीं दिखाओगे, सेपरेटली नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा सेल वैल्यू दिखा दो। तुम ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स करते हो, टू परचेजेस करते हो, तो डिफरेंस हो कि अपने आप ग्रॉस प्रॉफिट वही तो आता है। तो ध्यान रखना, तुम यहाँ पे क्या करेगा, बाई सेल्स 80,000 दिखाएगा, टू परचेज 60,000 दिखाएगा, 20,000 का प्रॉफिट ट्रेडिंग देगा, तुम मत निकालना, ठीक है। अच्छा अब आओ यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और एक चीज ध्यान रखना, हर एक्सपेंसेस डेबिट होता है, हर इनकम्स क्रेडिट होती है, कैश जब भी आएगा डेबिट होगा, कैश या बैंक जो भी। और वो तो गोल्डन रूल जैसा है, लेकिन नॉर्मल अपना रूल सेट कर लो, पैसा जब भी जाएगा क्रेडिट ही होगा। अगर चेक से जा रहा है तो बैंक होगा, कैश में जा रहा है तो कैश होगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा रूल याद रखो। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। प्रखर बता, फर्नीचर 10,000 का 6,000 में बेचा, फर्नीचर टू सेल्स, फर्नीचर टू सेल्स, बैंक टू सेल्स। यहां पे फिर बैंक क्यों आया, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, खुशी तुम बता, कैश टू फर्नीचर। और जो वो लॉस है वो दिखाएंगे नहीं दिखाए, इसमें भी नहीं दिखाएंगे ना फिर दोस्त। अमाउंट 6,000, गुड्स को जब भी बेचते हैं, तुम ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी फर्नीचर का सेल दिखाता है, एसेट का सेल दिखाता है, नहीं दिखाता है। तुम किसका सेल्स दिखाता है, गुड्स का। तो गुड्स का प्रॉफिट लॉस निकालने का जिम्मेदारी ट्रेडिंग का है, तुम मत निकालना। लेकिन अदर थिंग्स का प्रॉफिट, तुम याद करो पीएल अकाउंट में क्या करता था, बाई प्रॉफिट ऑन सेल दिखाता था, याद है। ये तो फाइनल अकाउंट तो बनाया होगा ना, थोड़ा थोड़ा चीज तो याद होगा। बाई प्रॉफिट ऑन सेल दिखाते थे, टू लॉस ऑन सेल दिखाते थे, इसका मतलब वो सेपरेटली कैलकुलेट होता तभी तो दिखा रहे थे। तो ध्यान रखना, अदर देन गुड्स कोई भी आइटम्स को तुम बेचोगे ना, तो उसका प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे तुमको इसको सेपरेटली दिखा। हमारे पास पैसा कितना आया, 6,000, कुछ नुकसान हुआ क्या, लॉस ऑन सेल 4,000, टू डेबिट हुआ लॉस ऑन सेल, टू फर्नीचर 10,000, ठीक है। अब जैसे फिरदौस बोली सर कैश अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, ये प्रॉफिट एंड लॉस को लिखना छोड़ दो। स्कूल लेवल तक लिखता था, उसमें भी याद कर, हम तो यस बोलता था कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना चाहिए। रीजन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जो ईयर एंड में अराइज होता है, बीच में नहीं रहता है, ईयर एंड में ही अराइज होता है। तो तुम बीच में अगर किसी एसेट्स को बेच दिया, उस पर लॉस हो गया, तो उसमें पीएल अकाउंट को कैसे ले आया, आ सकता है। तो ध्यान रखना कि तुम लोग सिंपली लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल वर्ड यूज करना, लास्ट में जाके उसको पीएल के थ्रू क्लोज करेंगे ना, ठीक है। पीएल अकाउंट मत यूज करना। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, सैलरीज पेड, सैलरीज अनपेड, अलग अलग ही बता दो। सैलरीज पेड का एंट्री तो सभी को ही बता देगा, क्या होगा, सैलरीज टू कैश। और सैलरीज अनपेड, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो एंट्री तो सबको पता है तुम लोगों को, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है, ये तुम लोग नहीं बताया था। देख यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जो सैलरी अनपेड है, मेरे को जो देना था, सपोज को एक पर्सन को देना था, उसका नाम था अमर, ठीक है। हम उसको सैलरी दिया नहीं, मतलब बाद में देंगे। तो भाई मेरा, हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना, मेरा खर्चा तो ड्यू हो गया, और खर्चा ड्यू होते ही तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सैलरीज को अपने बुक्स में डेबिट कर दिए, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू, किसको देना है ये पैसा, अमर को। तो अमर को हम अपने बुक में क्या किया, क्रेडिटर बना दिया, लाइबिलिटी बना दिया। पैसा देना है मेरे को, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जो पे करना है, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा, तो हम अमर को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हुआ, ये एंट्री राइट है, राइट है क्या ये एंट्री, गलत है। सैलरी टू, नहीं ये अनपेड का बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। रीजन हम बोल रहे हैं नहीं ये राइट है, तुम अगर रॉन्ग बोल रहे हो तो एक्सप्लेन कर क्यों रॉन्ग है। हाँ तो वही तो, हम इसीलिए तो उसका नाम लिख दिया कि भाई अमर तुमको हम पैसा देंगे। हाँ अरे और एक अकाउंट्स ना, तुम लोग को फाउंडेशन में अकाउंट सीखना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वाई चाहिए,
ठीक है, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। सिर्फ कॉपी करना है तो बोले हाँ सैलरी टू आउटस्टैंडिंग तुम लोग तो बोल ही दे सकते हो, बोले हाँ राइट आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। एक रीजन इज अकाउंट्स में एक सिंपल सा रूल होता है, आप सिर्फ एंड सिर्फ डेटर और क्रेडिटर को छोड़ के किसी का नाम नहीं दिखा। डेटर्स मतलब जिसको गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं, और क्रेडिटर्स मतलब जिससे गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं। हाँ, हाउएवर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आती है जहां पे अपने नाम लिखना पड़ता है, बट ऑर्डिनरी वे में डेटर्स क्रेडिटर्स को छोड़ के किसी का नाम नहीं लिखते। तो अपने आप से पूछो क्या अमर मेरा डेटर है? डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, क्रेडिटर मतलब वो सप्लायर जिससे क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं। अमर ऐसा कुछ नहीं है, अमर का नाम नहीं लिख सकते। तो अमर का नाम नहीं लिखे तो करे क्या, लिखना तो पड़ेगा कुछ। तो हम लोग उसके नाम के बदले लिख देते हैं सैलरीज अनपेड ही लिख देते हैं। सैलरीज अनपेड लिख दे, राइट है वो भी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू अनपेड सैलरी, राइट है। हम लोग थोड़ा सा नाम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अनपेड रहता है, तो इनकम अनपेड रहती है तो हम लोग अक्रूड वर्ड यूज करते हैं, दोनों का मतलब ड्यू होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अमर्स नेम हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे। तो अब कुछ समझ में आया कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट, अमर के नाम के बदले लिख रहे हो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग अमर, तो दिस इज वाई ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अमर के नाम को रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट है, तो ये रीजन है। चलो ये एंट्री तो हो गई, अब नेक्स्ट आओ। देखो हम तुम लोग को कुछ एंट्री स्पेसिफिक एंट्री देता है, इन 4 ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करो। क्लोजिंग स्टॉक जो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक बुक में जब रिकॉर्ड करते हैं तो किस प्राइस पे रिकॉर्ड, कॉस्ट प्राइस पे कि मार्केट प्राइस? ये बोला मार्केट प्राइस, ये बोला जो कम हो, और कोई कुछ बोल रहा है? कॉस्ट, यस कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड हो, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस को अपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। एग्जैक्टली मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बाद में बीच में कभी बताएगा, लेकिन बोला तुम बोल सकते हो एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये किस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हैं पता है? अभी तक हम कंसेप्ट बताया नहीं है, अगर किसी को बताया तो। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। यशवी को पता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट में दिखाते हैं किस कंसेप्ट पे बेस्ड? मैचिंग कंसेप्ट होता है, उसके बेस पे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट में दिखाते, एक्सपेंसेस एंड इनकम को मैच करने के लिए। डिटेल कंसेप्ट बाद में बताएगा, जब कंसेप्ट समझेगा ना उस समय। तो अभी ध्यान रखना, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाएगा। एक चीज और समझ लो, लर्निंग की तरह समझो, कंसेप्ट तो बाद में समझाएगा। हम बोला ना स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं, बाय फॉलोइंग विच कंसेप्ट? एक कंसेप्ट तुम लोग को पता है जिसको बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसको फॉलो करते हुए स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच, क्या करें अभी तुम लोग को ब्रेक दे दे 15 मिनट का, दे देते 15 आ जाएंगे। मतलब धूप कहाँ से क्लास से